नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। इसमें हम सारे प्रश्नों को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी आपको मिल जाए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं और आप कितना स्कोर करते हैं 30 में से वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो पहला प्रश्न क्या है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर? तो भाई यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर में वायु दाब मापने के लिए Hg मतलब पारा नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में जो पारा नीचे गिरता है तो इसका मतलब होता है आंधी युक्त मौसम का संकेत देता है। और जो थर्मामीटर है इससे मानव शरीर का तापमान मापा जाता है। सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। इस सारे पॉइंट ध्यान रखना, यहां से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। बीटी कपास क्या है? बताइए, जो बीटी कपास है जो कि एक पौधा है, बताइए कैसा पौधा है? एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक संकर पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधीय पौधा? तो भाई मेरे जो बीटी कपास है यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। इस पौधे में बैसिलस थुरिजिनेसिस जीवाणु की उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे इसकी हानिकारक कीटों से सुरक्षा होती है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो देखिए, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है भाई सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, अम्लीय वर्षा का मुख्य अवयव सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो उद्योगों और वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों और इमारतों को क्षति पहुंचती है और मानव स्वास्थ्य पर भी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भाई सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 में क्या बोला गया है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? बताइए आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय वन, सवाना या फिर मरुस्थल? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय वन होते हैं जो यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड
या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए, चाहे हम आम की बात करें या किसी अन्य फल की बात करें तो उसे पकाने में प्रयोग होता है भाई कैल्शियम कार्बाइड का। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जिसका केमिकल फार्मूला CaC2 होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है जो फल को पकाने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? बताइए वह कौन सी बीमारी है जो दूषित जल के पीने से फैलती है? तो वही जो टाइफाइड है यह दूषित जल के पीने से होता है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और यदि आपको टाइम कम पड़ता है वीडियो को आप पुश करें, फिर आप इसका आंसर सोच सकते हैं क्या होगा भाई करेक्ट आंसर। और हर विषय का यहां पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको पता चलेगा एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहां पर कहा गया है टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत ज्वर या आंत का बुखार भी कहते हैं। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है जो दूषित जल में पाया जाता है। इतना सभी आप याद रखना, यहां से और भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैसें कौन सी गैसें होती हैं जो हमारे वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि करती हैं, उनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। तो बताना इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए ये तो है भैया नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। लेकिन जो ऑप्शन सी में दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, भाई मेरे कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। फिर नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O, मीथेन अर्थात CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC, और ये क्या है ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बताइए इसमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? केला, बांस, गन्ना या फिर सरसों। तो भाई यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी सरसों के साथ जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए वे फसलें जिनके बीज दो पत्ती वाले अर्थात दो दल वाले होते हैं उन्हें हम द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे सरसों हो गया, अरहर, मटर, चना, क्या है दो दल वाले होते हैं ना। ठीक है, तो इनको कहा जाता है द्विबीजपत्री पौधा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम या फिर पैलिसेड। देखिए पौधों में जल का जो अधिग्रहण है साथियों ये होता है जाइलम के द्वारा। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखना जो भोजन का अधिग्रहण है मतलब भोजन का एक भाग से दूसरे भाग पर जाना ये होता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो साहित्य का स्रोत पहला कौन सा है? ऋग्वेद। तो यहां पर भैया हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 मोस्ट इंपोर्टेंट। आप सभी लोग भैया सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएं या कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं तो कॉपी में नोट करते जाएं और देखें आपकी जो तैयारी भाई कैसी चल रही है, आप कहां पर गलती कर रहे हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। वायुमंडल में 99% भाग पर
किन दो गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ओजोन एवं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, या फिर आर्गन एवं ओजोन। तो देखें भाई, हम जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो है 21% और नाइट्रोजन भैया है 78%। अर्थात हम कह सकते हैं जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है इन दो गैसों का विस्तार 21 और 78 कितना हो गया? 99% है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कहा गया है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा जो पर्यावरण अध्ययन में है कहा जाता है बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण कराएं। इससे क्या उद्देश्य होता है? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, या फिर टीम भावना बढ़ाना। तो देखिए भैया, यहां पर मूल उद्देश्य होता है कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव में साथ जो छात्र होते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, उसमें अधिक जल होना, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या फिर मिट्टी कठोर होती है। बताइए शुष्क मिट्टी की विशेषता इसमें से क्या होगी? तो भैया जो मिट्टी है इसमें लवण की सांद्रता कैसी होगी? अधिक होती है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 14 पर। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये आवश्यक क्यों होता है ये हमें बताना है। शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, ना बनाए रखने की बात हुई भैया, तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। शिक्षार्थियों ने कितना सीखा है या शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है ये जानने के लिए, ये हम नहीं बोल सकते कि कितना नहीं सीखा है यह जानने के लिए। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। यदि बच्चों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है तो जो शिक्षार्थियों में भय होता है परीक्षा का, वो अनावश्यक भय नहीं होता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? परागण के द्वारा, बीज प्रकीर्णन के द्वारा, चुनकर चरना, या फिर रोग फैलाकर। तो भाई जो चरने वाले पशु होते हैं ये वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो भैया यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चुनकर चरना। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा भी है घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उगाती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? अस्थियों से मतलब हमारा है हड्डियों से। बताइए स्वस्थ हड्डियों के लिए इसमें से बताइए क्या आवश्यक होता है? सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, टाइम कम पड़ रहा है किसी को तो वीडियो को पुश कर लो, फिर आप आंसर सोच सकते हैं। तो देखिए स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी हमें आवश्यक होता है। ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो विटामिन डी है ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बताइए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट भैया नहीं है। ठीक है,
माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा या फिर माउंट धौलागिरी। तो ध्यान रखना जो केटू है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू या जिसे कहा जाता है गार्डमेन ऑस्टिन है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 8611 मीटर है। और ध्यान रखना जब पूछा जाए आपसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय की ही चोटी है। लेकिन ध्यान रखना जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है, जिसे नेपाल में कहा जाता है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है भैया 8848 मीटर। ये सारे पॉइंट जो बताते जा रहा हूं ध्यान रखना, यहां से और भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 18 पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। बताइए आप लोग प्राथमिक स्तर मतलब प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षण की खेल विधि है यह किस पर आधारित होती है? शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो ध्यान रखना प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि है सब भाई यह आधारित होती है शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा भी गया है इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसका खेल विधि का बच्चों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना होता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है भाई क्षोभ मंडल। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। यह मंडल 18 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। ठीक है, और ध्यान रखना जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं आंधी, तूफान, वर्षा ये सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो देखिए भैया विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, और देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और ध्यान रखना सबसे अधिक विटामिन सी होता है आंवले में। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो भैया इनका नाम है कर्ण बेदी, सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? काजीरंगा, मानस, गिर जंगल या फिर कान्हा किसली। तो भैया असम का एक सींग वाला गैंडे वाला जो अभयारण्य है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो बहुत ही फेमस है। यहां पर क्या है, एक सींग वाला गैंडे का संरक्षण किया गया है। ठीक है, और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1908 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बताइए। देखिए बता चुका हूं भाई मैं, आग्नेय चट्टान में क्या कहता है, ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, बेसाल्ट हो गया, ये आग्नेय चट्टान में आते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आते हैं अवसादी में, स्लेट, संगमरमर ये आते हैं कायंत्रित में। तो देखिए चूना पत्थर क्या है भैया, अवसादी है, बेसाल्ट है क्या है, बेसाल्ट भैया आग्नेय चट्टान है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भैया वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, ग्रेनाइट की मैंने बताया ना आपको, ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या है, आग्नेय चट्टान है। ओके, देखिए यहां पर आप देख भी सकते हैं
आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण है ये ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। ठीक है, इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। देखिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, ये सभी क्या है? आग्नेय। और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर ये क्या है? अवसादी। और सिलेट क्या है? कायंत्रित। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 24, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? बताना है जो ओजोन परत भैया ये किस में पाई जाती है? भैया हम सभी को पता है हिंदी में तो कि समताप मंडल में पाई जाती है, लेकिन यहां पर नाम लिखे हैं इंग्लिश में, तो अब क्या किया जाए? भैया ध्यान रखना, समताप मंडल को बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, इसमें क्या है? ओजोन परत पाई जाती है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, जो ओजोन परत है यह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं इनसे हमारी रक्षा करती हैं, क्योंकि उनसे हमें पराबैंगनी किरणों से स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन से हैं? तो भैया सिख धर्म के संस्थापक कौन से हैं? गुरु नानक देव। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं, भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र कौन सा है? फर्स्ट प्रश्न में हमने सब कुछ बताया था आपको। ठीक है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सीस्मोग्राफ से। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और यहां पर यदि लिखा होता रिएक्टर स्केल तो यहां पर आप रिएक्टर स्केल भी आंसर करेक्ट दे सकते थे, क्योंकि जो सीस्मोग्राफ है इसमें रिएक्टर पैमाना लगा होता है, उसी से उसकी तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है भाई 22 दिसंबर को। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। देखिए लिखा भी है यहां पर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को जो सूर्य का प्रकाश है मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? बताइए आप लोग। तो भैया सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तथा इनका प्रसिद्ध वाक्य था वेदों की ओर लौटो। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 19, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, राजस्थान, असम या फिर उत्तर प्रदेश? तो भैया बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो भैया मेरे खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको एक क्लास कैसी लगी और आपने 30 में से भैया कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपने कहां पर गलती की है वो आप नोट करते जाएं, और आगे वाले समय में आपको वो गलती नहीं करना है। ठीक है, तो मिलेंगे भैया अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।